वो दुख बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, लेकिन वो बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है। बड़े दुख की बात है, वो बेटा शहीद हो जाता है, लेकिन 13वीं तक देश के नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सड़कें बनेगी, मेमोरियल बनेगा, स्मारक बनेगा, लेकिन 13वीं के बाद में शहीद के परिजनों की सूद वहाँ के कोई अधिकारी नहीं लेते हैं, वहाँ के कोई नेता नहीं लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शहीद की जो पत्नी रहती है, हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, शहीद की पत्नी भी शहीद के परिजनों को छोड़कर चली जाती है। जो पैसा मिलता है वो पैसा वो शहीद की पत्नी लेकर चली जाती है। वो दुख उस परिवार को झेलना पड़ता है। एक मार तो होगी बेटे की, दूसरी मार होगी जो पैसा मिल लेता जिससे जीवन यापन हो जाता, लेकिन उनका बच्चा तो नहीं वापस आ सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे से, उस धनराशि से उनका बुढ़ापा कट जाता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह का कानून बनना चाहिए कि माता पिता को सारी धनराशि मिलनी चाहिए, और एक सिग्नेचर एक शहीद की पत्नी का लिया जाता है, माता पिता का भी साइन लिया जाए जब शहीद की डेड बॉडी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। इस तरह की कोई कानून बनना चाहिए, तभी शहीद माता पिताओं के साथ में इंसाफ होगा। और ये लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई 150 करोड़ देशवासियों की है, क्योंकि वो जवान, वो सेना का जवान, वो सिपाही हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। 150 करोड़ देशवासियों के लिए शहीद हुआ है। वो अकेले इन परिवारों के लिए शहीद नहीं हुआ है, वो सबके लिए शहीद हुआ है। सभी का कर्तव्य बनता है इनके लिए आवाज उठाए, हमारे लिए आवाज उठाए, और एक होकर इस आवाज को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात कही है भाई ने कि अगर माओ का नहीं ध्यान रखा जाएगा, अभिभावकों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कैसे हमारा देश में, हमारा देश की रक्षा करने वाले नौजवान जो माताएं उनको धरती पे लाती हैं, फिर वो उनके मन में वो ख्याल ही नहीं आएगा कि हम अपने देश के लिए ऐसे जवान को लाएं। वो फिर फौज में ही भर्ती करना बंद कर देंगे, तो फिर कैसे हमारे देश की रक्षा होगी, हमारे बाकी सारे जितने लोग हैं उनके जनहित में रक्षा होगी। तो आप लोगों से अपील है कि जरूर इसे सब हमारे अभिभावकों की बातें सुनी जाए, इनका ध्यान रखा जाए। मैडम, हमारी बहू कैप्टन अंकित गुप्ता की हम लोग दाह संस्कार करके आए, सुबह ही चली गई, वो 13वीं तक नहीं मनाई। उसके अलावा उनको जॉब मिल गया, जॉब मिलने के बाद पूरा पेंशन मिल रहा है, लिबरलाइज पेंशन मिल रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहे कि वो पैसा हमको दें, पैसा गवर्नमेंट के खाते से भी पैसा नहीं आया। जो लिबरलाइज पेंशन जो ऐसे परिवारों को जो है, उसी को वो माता पिता में शेयर करें, उसी को डिवाइड करें। अब आज ये मेरे अकबर के पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, ये मजदूरी करते हैं, ठीक है, हमारा तो यापन हो जाएगा, हम जो कुछ भी। मैं ऐसे माँ बाप हैं जो लेबर का काम करके अपना जीवन यापन करें, तो उसके लिए कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो बहू 13वीं तक नहीं मना रही है, उसको जॉब भी मिल रहा है, जॉब मिलने के अलावा पूरा पेंशन मिल रहा है, दूसरी शादी कर ली तुरंत। आप बताइए कि माँ बाप कहाँ हैं? गवर्नमेंट को इसके विषय में, लिबरलाइज पेंशन के विषय में सोचना चाहिए कि लिबरलाइज पेंशन को डिवीजन करेंगे। माँ बाप को और बहनों को क्या मिलता है? उसको तो शादी करके हस्बैंड मिल गया, एक हस्बैंड खोया, दूसरा हस्बैंड मिल गया। माँ बाप को और बहनों को क्या मिला? आप बताइए ना। उधर देखिए, अब जो फैमिली पेंशन है वो फैमिली के नाम पे उठा रही है, लेकिन वो जाके अपने परिवार को खिला रही है, और हमें यहाँ पे दर दर भटकना पड़ रहा है। हमने होम मिनिस्ट्री तक ये एप्लीकेशन दिया कि एक बार क्या अमित शाह जी हमसे मिल लें, क्योंकि बीएसएफ जो पैरामिलिट्री में आता है, और हम लोग उनसे ये बात करना चाहते हैं कि आप एक एनओपी में बदलाव कीजिए। नॉमिनी का मतलब ये नहीं कि आपको राजा बना दिया गया तो आप प्रजा की रक्षा करें ही नहीं। नॉमिनी का मतलब एक यही होता है कि आपको अकेले नॉमिनी बनाया जा रहा है, आप ताकि फैमिली को होल्ड कर सके, ये नहीं कि आप सब कुछ लेके भाग जाएं। आज मेरे भाई साहब जिंदा रहते तो शायद मुझे यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं देना पड़ता। बहुत अच्छी बात कही है आपने। नॉमिनी का मतलब होता है जो सबका ध्यान रखे। एक राजा है तो उसको प्रजा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी, हमारे आम पब्लिक को भी यही कहूँगी कि आप लोगों का सबका सपोर्ट करें, और जहाँ तक हो आला कमान तक, ऊपर तक बात जानी चाहिए, और हक जरूर मिले आप लोगों को, जितने मदर फादर हैं, जितने फैमिली वाले। आप दिसंबर 2023 को मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ, जो एक नई दुनिया मेरे सामने आ गई। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हम 50 वीर माता पिता और वीर नारियां को जोड़ा, परंतु
कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में मैंने महसूस किया कि ये इस दुनिया के अंदर भी विभाजन है। एक वैसे माता पिता हैं जो जिनके बच्चों की शादियां नहीं हुई थी, देश में उनको पूरा मान सम्मान फाइनेंशियल सब मिलता है। आज आप खुशी के जीवन बच्चों को याद करते हुए अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या नहीं सुन पाते हैं। अच्छा। उनको हर जगह बुलाया जाता है। हम बोलते हैं हमारी जो समस्या है सबके आगे रखो, पर वो नहीं रखते। नहीं एक रखते। वैसे माँ बाप है जो आज जैसे हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो मेरे को यही कहना है कि कम से कम वीर माता पिता और वीर नारियों के बीच में विभाजन नहीं करिए, एक होके आगे बढ़िए। और दूसरा ये कहना है कि हर सैनिक, चाहे वो ड्राइवर हो, सैनिक हो, ऑफिसर हो, जो यूनिफॉर्म में शहीद होता है वो शहीद का दर्जा में आता है। आपके नियम कुछ भी कहते हो, परंतु उसको एक गुमनाम की जिंदगी में ना जाने दिया जाए। उनको एक स्पेशल अवार्ड मिला जाए ताकि वो भी शांति से रह पाए, उनके माँ बाप भी रह पाए। बस यही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अनुजा, आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो। आज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हमारे साथ जो काफ़ी सारे गणमान्य लोग आए हुए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का मैं इंटरव्यू ले चुकी हूँ। आज जिस शख्स से आपको मुलाकात करवाना चाहती हूँ वो खुद अपने बारे में बताएंगे वो क्या है और उनका देश और समाज के प्रति क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं। नमस्कार सर, आप अपने बारे में बताएं। मैं देख रही हूँ आपके पैर बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा क्या वजह हुआ है और आप कैसे इस सीन को अब तक वो कर रहे हैं? जय हिंद, जय भारत। गीत आंसू पहुँचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को अब तक पहुँचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर हमारा ये देश रहना चाहिए। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। साथियों, मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर जो उड़ी सेक्टर में था, उसके बाद मैं ऑपरेशन विजय कारगिल का युद्ध लड़ा है, और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अनलोडिंग के दौरान मेरे को बम ब्लास्ट में हाथ उड़ गया था और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी टांगें काटनी पड़ी। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी। 78 आवर्स का टाइमिंग था, मगर जब ऑपरेशन हुआ डॉक्टर ने बोला था मगर डॉक्टर आके मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। कारगिल युद्ध के अंदर जो तलोलिंग की चोटी है, तो जो हम लड़ाई लड़ रहे थे तो तलोलिंग की जो चोटी के ऊपर हम फायरिंग कर रहे थे, सबसे पहला तोप का गोला मेरी 42 तोप से निकला था, वही तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ था। 10,000 गोले हम लोगों ने दुश्मन के ऊपर दागे। टाइगर हिल की लड़ाई में मेरा दोस्त मुकेश कुमार, जिसकी यहाँ से गर्दन उठती थी, मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। और उसके बाद में जो उड़ी सेक्टर में हम लोग तो ऑपरेशन रक्षक के अंदर मैंने, जिसको हम लोग हमारे रेजिमेंट का खुफिया विभाग रहता है, उसके अंदर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज को करने के बाद लगभग 6 से 8 महीने तक काम किया। लगभग 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। आज हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए हैं। आप ऐसे हालात में भी इतना जज्बा लेकर के, आपका जो दिख रहा है जो जोश और जज्बा, अभी भी आपको लगता है आप उसी पोजीशन में, लगता ही नहीं है कि आपके पैर नहीं है? तो जन्म ही, क्योंकि मेरा जो आपको स्टार्टिंग बताता हूँ कि मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं था। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को 6 साल की उम्र में फोटो को देख करके भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। उसके जो नीचे सेंटेंस थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तो मैंने। अब आपका क्या स्लोगन है? 6.5 फुट से 3.5 फुट हाइट है मेरी। स्लोगन यही है कि मैंने अपने निजी जीवन के बारे में बताता हूँ कि पहले मैंने एक ट्राईसाइकिल के ऊपर अपना जीवन शुरू किया था। ट्राईसाइकिल से मैं स्कूटी के ऊपर आया, स्कूटी से भी कार के ऊपर आया हूँ, और अगला टारगेट मेरा हेलीकॉप्टर चलाने का है। मतलब तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा मोरल डाउन करता है या जो बंदा अपने जीवन से हार चुका है वो मुझसे मिल सकता है, मेरी वीडियो देख सकता है। तो एक आज आम जनता के लिए हम वेंटिलेटर का काम करते हैं। बंदे को जैसे बंदा अंतिम परिणाम में जा रहा है तो आप मेरे से मिलिए, आप उसको एक उमंग मिलेगी। जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पर, मेन मुद्दा ये कि हम लोग आज यहाँ आए हुए, आज दशहरे का दिन है, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज जंतर मंतर पर हम लोग आज महात्मा गांधी जी को हम आज नमन कर रहे हैं कि आज उनकी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। जितने भी मेरे आजू बाजू में आप ये देख रहे हो शहीद परिवार हैं। आज ऐसी नौबत क्यों आई कि गिनती के शहीद परिवार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो 50 से ज़्यादा नहीं है, मगर क्यों ऐसी नौबत आई? ये सरकार के साथ साथ हमारी 150 कोटि जो जनता हम लोग बोलते हैं उनके लिए भी है। अगर किसी अनथराइज जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को हो जाती है, जैसे फौज को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अगर कुछ हो जाता है तो क्या ऐसा ही व्यवहार होता है? उनकी तरफ फटाफट कार्रवाई हो जाती है। मतलब तो क्यों हम लोग सैनिक परिवारों के साथ में ऐसे हो रहा है? मतलब जो छोटी सी बात है, एक संशोधन ही तो मांग रहे हैं ना, उसके लिए क्यों इतना पापड़ पहलने पड़ते हैं? अभी जैसे भी अंकल ने बोला, भदौरिया साहब ने भी, कि भाई हम लोग किसी के बरखिलाफ नहीं ना, वीर नारियों को बरखिलाफ है। हमें तो वो चीज़ चाहिए जो अपने पेट में 9 महीने तक बेकमार रखती है बच्चे को, तो उसको एकदम बीबी आने से नामो निशान मिटा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मेरी खुद की एक ये है कि भाई ऐसा क्यों चीज़ आ रही है। मतलब ये सब जनता ने भी देखना चाहिए। हम संशोधन की बात कर सकते हैं। जब हम एक चीज़ अभी फटाफट बदली कर दिया हम लोगों ने, अग्निवीर का
जब हम लोगों ने अग्निवीर का बदली करके हम लोग संशोधन ला सकते हैं, तो इन परिवारों को इतना टाइम क्यों लगता है? जैसे अभी काफ़ी यहाँ शहीद परिवार आए, उन्होंने बोला कि हमने माननीय हमारा माँ बाप कौन है आज के दिन? सेना अध्यक्ष, मतलब जो कि अपना ये राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री जी हैं। तो रक्षा मंत्री तक जब बात पहुँच गई, हमारे तो माँ बाप वही है ना, रक्षा मंत्री है, तो वहाँ तक बात पहुँच गई, तो एक संशोधन हो जाना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए, जिससे कि जियो और जीने दो। क्योंकि कितने तक की ज़िंदगी है, पहले ये बंदे शहीद परिवार दुखी हैं, मतलब हमारे जैसे आदमी पहले अपनी पीड़ा से दुखी हैं। मगर मैं यही चाहता हूँ कि इनका ज़्यादा लंबा ना चलता हुए जो संशोधन मांग रहे हैं, कोई अन्याय नहीं मांग रहे हैं, ये किसी के बरखिलाफ़ भी नहीं है। हम लोग जैसे भी सबने ही बोला है कि भाई कोई वीर नारियों के बरखिलाफ़ नहीं है, लेकिन इनका भी कुछ न कुछ धन की जरूरत नहीं, जैसे जो संसाधन जो अभी गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए। वीर पिता जैसे वीर नारी करते हैं, वैसे वीर पिता वीर माता होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो यही आप कहें, जो आपके बारे में मैं सुनी हूँ, जो आप बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप बताएं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके लिए मैं एक बार पहले मैं एक वर्डिंग बोलता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकिए। मैं ये अकेले आदमी है जो आज जैसे आज हम लोग महाभारत के अंदर देखे थे आपने कि राम जी जब खड़ांग लेके भरत जी ने राज शासन किया था, तो आज इनके भाई राम भले ही आज दुनिया में नहीं है, मगर कि भरत की तरह उनको नमन करते हुए उनके नाम से आज ये हर साल एक शहीद मेले का आयोजन कर रहे हैं। बाकी बारीकी से ये शहीद मेला, हाँ, हर साल। बहुत उम्र मात्र बिल्कुल ये इनको होश भी नहीं था जब इनके भाई शहीद हुए, मतलब बहुत बढ़िया। और आज इनका जो काम कर रहे हैं, देखिए आज मतलब कलयुग चल रहा है, मगर फिर भी एक भरत की तरह ये काम कर रहे हैं। मतलब बाकी ये पूरा बेखूबी से ये बताएंगे नहीं कब से शुरुआत की हम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज के समय में भी वो प्यार और वो जज्बात और वो संस्कार मौजूद है। बिल्कुल। आपके मन में ऐसी भावनाएं कैसे है जो मुझे ऐसा करना चाहिए? देखिए, मेरे बड़े भाई थे राम सिंह यादव जी, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट में कारगिल में 30 अगस्त 1999 में वो 56-85 पहाड़ी थी जिसको कब्जा कराने के लिए शहीद हो गए थे। और मेरी माँ की उम्र उस समय 8-9 साल की थी, लेकिन जब उनकी पार्थिव शरीर मेरे घर पे आई, जो उनकी जो उसमें जन सैलाब मैंने देखा, तभी से मेरे दिल में ये बात आया कि जिस दिन आज के दिन में हर 30 अगस्त को प्रतिवर्ष एक इसी तरीके से जैसे शहीद मेले का आयोजन करूँगा। उसमें क्या क्या होता है? इसमें जो हमारे पूर्वांचल के, क्योंकि मैं आजमगढ़ यूपी से आता हूँ, तो पूर्वांचल के और अभी तो इस बार देश के भी कुछ शहीद परिवारों को बुला के सभी शहीद परिवार को सम्मान करते हैं। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और मेरा मेन उद्देश्य जो है ना, जो ये स्लोगन जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी का था, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मिले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान। इसी चीज़ को मैं साक्षी मान के तभी से 1999 में भैया शहीद हुए, और तभी से मैं 26 साल से लगातार 30 अगस्त को शहीद मेले का आयोजन करता हूँ। बस मेरे ये था कि एक शहीद का सम्मान होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ऐसे भी शहीद परिवार हैं जिनके गांव के लोग भी नहीं जानते हैं कि हमारे गांव में शहीद हुआ है। ऐसे शहीद परिवारों को सम्मान देना चाहिए, ऐसे वीरों को सम्मान देना चाहिए। और वही यही संकल्प लेके मैं प्रतिवर्ष पूर्वांचल के जितने भी शहीद परिवार हैं सबको एक मंच पे बुला के अपने मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका कहना है जो काम हमारे सरकार को, हमारे देश की जनता को करना चाहिए और वो कहीं न कहीं बहुत कम हो रहा है, उस चीज़ को ये बिल्कुल ही कहते हैं तूल दे करके एकदम अपने जीवन का मकसद बना लिए कि हमें उन शहीद परिवारों को बिल्कुल ही सम्मान देना चाहिए। तो इसी जज्बे के साथ बाकी सारे लोगों को भी उतरने की ज़रूरत है, हमारे सरकार को भी मदद करने की ज़रूरत है, तभी हमारे वीर परिवार को शांति मिलेगी, उनको भी शांति और फिर आगे इस तरह वो कई नौजवान को पैदा करने की वो करेंगे, मंशा रखेंगे। नहीं, हमारे देश के लिए हमें ऐसे कई जवान आने चाहिए, नहीं तो सब खौफ खाएंगे। नहीं, हम अपने बेटे को बाहर नहीं भेजेंगे, हम बेटे को सरहदों पर नहीं भेजेंगे, तो फिर हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? सवाल घूम फिर के यही आता है कि जो हमारे देश के रक्षक हैं, अगर वो रक्षा करते करते अपनी जान गंवाए हैं, तो उनके परिवार का रक्षा का जिम्मेदारी हमारे उस सरकार, उस महामहिम और आम जनता का भी है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस बात को गौर करें। थैंक यू सो मच।